बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमने EAN रूल पढ़ लिया। सबसे पहले जो आया था और बेसिक आइडिया उसने जब उस टाइम पे जो कंपाउंड थे उनको एक्सप्लेन भी कर दिया था। बहुत सारे कंपाउंड सिंपल, जिस तरीके से हम बॉन्डिंग का रीजन पढ़ते हैं कि कोई चीज़ बॉन्ड क्यों बनाता है, टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यही सेम कॉन्सेप्ट लोगों ने उसके अंदर लगाया और उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक किया, बहुत सारी जगह सेटिस्फाई किया तो हमने उसको बोल दिया ये EAN रूल फॉलो कर रहा है। बहुत जगह सेटिस्फाई नहीं किया, वहाँ में हमने बोल दिया कि ये EAN रूल फॉलो नहीं कर रहा। अब हम आगे बात करें इसी के अंदर, नेक्स्ट अपना वार्नर थ्योरी। नेक्स्ट है वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी क्या थी? वार्नर थ्योरी, वार्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो बताया उसके बेस में उसने बताया था सबसे पहले तो क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव टू टाइप ऑफ वैलेंसी दैट आर प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सेकंड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल बट सेकेंडरी वैलेंसी आर फिक्स्ड फॉर ए मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी जो बोला था वो फिक्स है, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है। और उसने क्या बताया था, देखिए इससे रिलेटेड उसने सिंपल ये बताया, जैसे कोई भी कंपाउंड आप लोगे, जैसे मान लिया हमने कोई भी कंपाउंड जिंक ले लिया, ZnH2O 6Cl3, आप इसको बोला वाटर में डाल के देखोगे तो ये आप कितने आयन देगा, यहाँ से इसका फॉर्मूला पता चल जाता है। भाई इसने 4 टोटल आयन दिए, याद भी होगा, वेंटो फैक्टर से हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से इनका फॉर्मूला निकाला था, वेंटो फैक्टर I। कंडक्टिविटी से भी हम देख सकते हैं। अब मान लिया एक कंपाउंड ये है ZnH2O 5Cl Cl2H2, वाटर में डाला कितने आयन देगा, तुम देखोगे ये जो आपका आयन देगा, मान लिया एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है यहाँ पे, इसको वाटर में डाला क्या बनाएगा, ZnH2O 5Cl प्लस 2Cl नेगेटिव, क्या देगा, ये 2 Cl नेगेटिव, टोटल 3 आयन देगा। इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो कौन कितने आयन्स देगा, सेम वही चीज़ है भाई, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो फिक्स होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर वो आयोनाइजेबल होता है। ये पहले ये माना जाता था कि जो लिगेंड होते हैं वो न्यूट्रल या नेगेटिव होते हैं। उस टाइम पे उसकी डेफिनेशन ये बिल्कुल सही थी कि प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल, जितने ये आयन्स होंगे उतनी प्राइमरी वैलेंसी होगी। लेकिन आजकल उसकी डेफिनेशन बदल गई है, हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर आर कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन वार्नर ने बहुत पहले बताया था, उस टाइम तक लिगेंड बहुत कम ही नॉलेज में थे, तो उस टाइम पे उसकी डेफिनेशन फिक्स थी। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड द स्पेशियल अरेंजमेंट, सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड, सेकेंडरी वैलेंसी secondary valency decide, secondary valency decide the spatial arrangement, spatial arrangement of compound। स्पेस में कंपाउंड मतलब ज्योमेट्री, सीधा सीधा बोल दूं ज्योमेट्री क्या होगी, वो सेकेंडरी वैलेंस मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलेगा। जो बाहर का काउंटर आयन है वो सिर्फ चार्ज बैलेंस के काम, उसका और कोई काम नहीं है। काउंटर आयन सिर्फ चार्ज बैलेंस करता है, मेन मुद्देदार जो चीज़ होती है वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ये आपका ज्योमेट्री बताएगा, ये उसने बताया था, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी, ये इस तरीके से बताया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वार्नर ने क्या क्या बताया, उसने बताया जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप की वैलेंसी रखते हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है। सेकेंडरी वैलेंसी उसकी ज्योमेट्री डिसाइड करने के काम आती है।
ठीक है, कितने नंबर ऑफ आयन देगा, ये चीज़ तो अपने को वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पता, जो बाहर वाली चीज़ है वही आयन के रूप में जाएगी। उस पर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, जो कि हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हुए हैं अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक, अब देखिए उसने रिप्रेजेंटेशन कैसे किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड बाय वार्नर। वार्नर ने एक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया, मान लीजिए कंपाउंड है कोबाल्ट, मान लीजिए कंपाउंड है आपका कोबाल्ट H2O 5Cl Cl2। उसने बताया कि जो न्यूट्रल लिगेंड है, जो न्यूट्रल लिगेंड है उसको ऐसी लाइन से नोट करो, सेंट्रल एटम से ऐसे कनेक्ट करो। उसने बताया नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड यदि है उसको ऐसे नोट करके बताओ। और जो काउंटर आयन है, जो क्या है काउंटर आयन, काउंटर आयन के लिए आप ऐसी लाइन बताइए। जैसे ये सेम ये कंपाउंड है, अब मान लिया यहाँ 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 और यहाँ, ये तो मान लिया H2O हो गया, पांच थे। ये आपका ये वाला Cl है, जो ये Cl है ना वो ये क्यों नेगेटिव है नहीं। दो क्लोरीन, भाई ये क्लोरीन तो काउंटर आयन है, इनका क्या रोल है, ये ज्योमेट्री व्योमेट्री डिसाइड नहीं करेंगे, ये तो काउंटर आयन है। तो कई बार आपको एक कंपाउंड देगा और उसका स्ट्रक्चर बना के देगा और बोलेगा कि उसका फॉर्मूला लिखिए, उसका IUPAC नेम लिखिए, ऐसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे आके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये लिगेंड है या काउंटर आयन है। फिर मैं बता रहा हूँ, न्यूट्रल लिगेंड एक डार्क लाइन से, काउंटर आयन डॉटेड लाइन से, नेगेटिव लिगेंड डार्क एज वेल एज डॉटेड लाइन बोथ। ये रहा, समझ गए। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। थोड़ा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया जाए तो ठीक है। ये देखिए मान लिया मैं एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं, FeH2O H2O Br Cl बोल दिया जाए इस कंपाउंड के अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। क्या डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट। कैसा पीपीटी मिलेगा, ये सभी बच्चे जानते हैं। सिल्वर में हेलोजन डालते हैं तो पीपीटी मिलता है। AgF तो पीपीटी देता नहीं, ये तो होता है आयनिक कंपाउंड। कैसा होता है, आयनिक। AgCl देता वाइट पीपीटी, कैसा देगा, वाइट पीपीटी। AgBr कैसा पीपीटी देगा, येलो पीपीटी, पेल येलो। और AgI डार्क येलो। पिछली बार भी मैंने बताया हुआ है कहीं ना कहीं, है नहीं बताया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर है अपना, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये अब इसके अंदर भाई AgNO3 डाला, Ag पॉजिटिव क्या निकाल लेगा, हैलाइड को निकाल लेगा। कौन सी हैलाइड को निकालेगा, काउंटर आयन को सिर्फ। क्यों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले कभी टेस्ट नहीं देते। कोऑर्डिनेट डिब्बे के अंदर इसलिए तो बंद किया था, वो टेस्ट नहीं देते, इंडिविजुअल आयन का टेस्ट नहीं देते। जो ये कंपाउंड आपको दिख रहा है वो कंपाउंड क्या है, पहले तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये जो कंपाउंड है वो आप लिखोगे FeH2O4 Br2 विद Cl। आप यहाँ पे Ag पॉजिटिव डालोगे तो ये कंपाउंड ऐसा बनेगा FeH2O4 विद Br2 पॉजिटिव प्लस AgCl प्लस AgCl, ये बनेगा। समझ गए होगे। तो ये जो काउंटर आयन है वही रिएक्ट करेगा, काउंटर आयन ही रिएक्ट कर सकता, अंदर वाला रिएक्ट नहीं करेगा। ये आप बात ध्यान रखें। ये था आपका वार्नर का थ्योरी। वार्नर ने क्या क्या बताया, वार्नर ने जो बताया बहुत सारी चीज़ें तुम पहले पढ़ चुके थे।
देखिए वर्नर ने लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई। वर्नर ने बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उसने ये नहीं बताया जो ये बॉन्ड बन रहा है, उस टाइम पे तो इसको कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बोला गया था कि ये बॉन्ड डायरेक्शनल क्यों है। डायरेक्शन मतलब कोवलेंट बॉन्ड होता है। उसने इसका मैग्नेटिक करेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। कलर्ड, कुछ कलर्ड होते हैं कुछ नहीं होते, क्यों ऐसा क्यों है ये भी नहीं बता पाया। उसके बाद एक थ्योरी आई VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसने क्या बोला देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, valence orbital of approximately same energy of central atom intermix and form same number of new orbital, and that new orbital are called hybridized orbital, सबसे पहले आपके सेंट्रल मेटल के वैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल हैं वो आपस में इकट्ठा होंगे, मिल जाएंगे और फिर उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी इक्वल होगी, जिनकी शेप इक्वल होगी। ये इसने बताया। इसने क्या बताया, जैसे मान लिया NS, इसने बताया N-1D प्लस NS प्लस NP, इंटरमिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं जिसको हम। ऐसा भी हो सकता है NS NP और ND भी मिल जाए, ये भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। मतलब D, अंदर वाला D लेना है, वैलेंस N क्या है, N है आउटर मोस्ट सेल, मतलब दैट इज कॉल्ड पीरियड नंबर। जैसे मैं बात करूँ Mn के लिए, मैं ले लेता हूँ बात, Mn 25, दैट इज इक्वल टू आर्गन 4s2 3d5। अब ये हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन भाग ले सकते हैं, ये बोल रहा 3d 4s 4p भाग ले सकते हैं, या ऐसा भी तो हो सकता है 4s 4p और 4d भी भाग ले सकते हैं। d अंदर का भी आ सकता है और d आउटर भी आ सकता है, दो केस बन सकते हैं। d अंदर का है या बाहर का है, N-1d या बाहर वाला d, समझे। सबसे पहली बात तो ये बोली कि VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस ऑर्बिटल आर यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, हम ऐसा बोलते हैं। एक्चुअल में वैलेंस बॉन्ड नहीं होते, हाइब्रिडाइज वैलेंस ऑर्बिटल आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये यूज होते हैं, समझ गए। लिखे नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं के इसी के अंदर, दीज हाइब्रिडाइज orbital are oriented in 3D in such a way that they feel minimum repulsion, इस तरीके से 3D में ओरिएंट होते हैं ये कि वो मिनिमम रिपल्सन फील करते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जो आपके ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। अब तक हम बोल रहे थे सेकेंडरी वैलेंसी कर रही है, जब तक दोनों एक ही बात तो देखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलूँगा, इसको बाद में समझाऊंगा तुम्हें। यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे आपकी शेप है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 और 6। भाई 2 है, 2 में आपका हाइब्रिडाइजेशन SP होगा, 3 में आपका हाइब्रिडाइजेशन SP2 होगा, 4 में आपका हाइब्रिडाइजेशन DSP2 भी हो सकता है या फिर SP3 भी हो सकता है, 5 में आपका हाइब्रिडाइजेशन SP3D या DSP3 भी हो सकता है, 6 में आपका हाइब्रिडाइजेशन D2SP3 भी हो सकता है
और आपका sp3d2 भी हो सकता है। दो चीज़ें, ये आपके हाइब्रिडाइजेशन है, इसके नीचे आ जाएगा इसको शेप। भाई दो में आपको शेप बताने की क्या ज़रूरत है, शेप तो आप समझते हो। दो में तो कैसी शेप होगी, लीनियर होगी। इसमें कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। केमिकल बॉन्डिंग याद आ रहा होगा। DsP2 में स्क्वायर प्लेनर होगी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर समझते हो, ये सेंट्रल मेटल हो, मान लिया M, ऐसे एक स्क्वायर की तरह, इनको मिलाओगे पॉइंट को तो एक स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर प्लेनर। इसमें आपकी टेट्राहेड्रल बनेगी। कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल। ये आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP कैसी बनेगी, TBP। यहाँ पे आपकी ऑक्टाहेड्रल बनेगी, इसमें भी आपकी ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी। बात ये आती है, हमने ये लिखा, अपने को इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं, ये तुम्हें पता था इसलिए मैंने लिख दिया। अपने को सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ना छोड़ो, ज़रूरत ही नहीं यार। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 4, 6 4 में आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, आपकी sp3 हो सकती है। 4 ऑर्बिटल नहीं, देख लो दोनों में। DsP2 में क्या ज्योमेट्री बनेगी आपकी, स्क्वायर प्लेनर। कैसे बनेगी, स्क्वायर। sp3 में 3 p ऑर्बिटल और एक s, फॉर्म टेट्राहेड्रल। कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल। D2 sp3 भी हो सकता है, अंदर का D भी आ सकता है, और sp3d2 बाहर का D भी आ सकता है। अंदर का D आएगा तो भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, बाहर का आएगा तो भी ऑक्टाहेड्रल है, कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये समझ लें अच्छे से। दोनों में ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों में बनेगा क्या, आपका ऑक्टाहेड्रल। VBT ने क्या बताया है, VBT ने बताया है कि आपका जो वैलेंस सेल के ऑर्बिटल हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप करके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, ये बताया। हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री कैसे डिसाइड होगी, अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 पढ़ना है। 6 में तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, 4 में आपकी स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है और टेट्राहेड्रल भी हो सकती है। टेट्राहेड्रल मतलब sp3 और स्क्वायर प्लेनर मतलब DsP2। ये हाइब्रिडाइजेशन समझते हो, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट था। भाई D2 sp3 और sp3 D2 में क्या फ़र्क है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। D कौन सा आएगा, अंदर वाला D या बाहर वाला D, अंदर वाला D पहले वाला, मतलब 3D 4s 4p, D का नंबर छोटा है तो D आगे आएगा, D2 sp3। और मान लिया 4s 4p 4d तो 4s 4p 4d देन sp3 D2, ये है। अब जो लिगेंड आपका सेंट्रल एटम को लोन पेयर डोनेट करता है, वो कहाँ डोनेट करेगा, वो आपको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ligand donate a lone pair to the central atom in their hybridized orbital, and this bond is covalent coordinate bond. This bond is covalent coordinate bond. समझ गए डायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड ही है। कौन डोनेट कर रहा है, लिगेंड डोनेट कर रहा है, किसको, सेंट्रल एटम को। कहाँ डोनेट करेगा, वैलेंस ऑर्बिटल के अंदर डोनेट करेगा। कहाँ डोनेट करेगा, वैलेंस ऑर्बिटल के अंदर डोनेट करेगा, ठीक है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मान लिया जाए मेरे पास Fe+2 है, मेरे पास क्या है, Fe+2 है। Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूँगा, आर्गन 4s2, शुरू में मैं Fe का लिख लेता हूँ 3d6, Fe+2 का आर्गन 3d6, 4s0, 4p0, 4d0। अब ये आपको बोल रहा है कि ये ऑर्बिटल है मेरे पास, तो ये 3d6, समझे, बहुत काम की चीज़ समझा रहा हूँ। 4s, 4p एंड 4d, ये सारे वैकेंट पड़े हुए हैं।
अब बोल रहा है कि मान लिया कंपाउंड मेरा FeH2O6 हो, कितने लोन पेयर डोनेट करेगा? 6 लोन पेयर डोनेट करेगा। तो बात ये है, कहाँ लोन पेयर डोनेट करेगा? इस डी में या इस डी में? आप कैसे पहचानोगे? इस डी में करेगा या इस डी में करेगा? चलो S और P तो ठीक है। 6 के केस में मेरे को 2 चीज़ें याद आती है, D2sp3 और sp3d2। मतलब S और P ये तो आएंगे। दो ये वाला डी यूज़ करूँ या ये वाला डी यूज़ करूँ? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये साइंटिस्ट के सामने भी आया। तो बात है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है। दुनिया की हर चीज़ Fe पे है +2 चार्ज। अब लिगेंड है, लिगेंड पे है नेगेटिव चार्ज मान लिया, या न्यूट्रल है तो लोन पेयर। ये क्या करना चाहेगा? हर लिगेंड कोशिश करेगा कि वो मेटल के जितना पास हो उसके वहाँ चला जाए। मतलब ये भी कोशिश तो करेगा कि मैं यहाँ चला जाऊँ, 3D में जाने की कोशिश करेगा। क्यों 3D? ये आपका मान लिया न्यूक्लियस है, ये 3D यहाँ पे और 4D यहाँ पे। तो ये 3D न्यूक्लियस के पास में है, तो हर कोई कोशिश तो क्या करेगा? अंदर वाले डी में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन अंदर वाले डी में डालना इतना आसान थोड़ा ही है। लोन पेयर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी? इसके इलेक्ट्रॉन में इसके इलेक्ट्रॉन में लड़ाई हो जाएगी। जो ताकतवर होगा उसकी चलेगी, जो ताकतवर होगा उसकी चलेगी। ये लोन पेयर गया, ये इसको बोलेगा कि ऐसा कर, तू यहाँ से यहाँ भाग जा, मतलब यहाँ से उठ के यहाँ जा। और ये लोन पेयर बोलेगा, ये इलेक्ट्रॉन बोलेंगे नहीं तो बाहर वाले में जा। जो ताकतवर होगा उसकी चलेगी। मतलब इनका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या इसके लोन पेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। इसके बेस पे 2 टाइप के लिगेंड बोले गए, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दैट पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, पेयर्ड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम एंड मेक ऑर्बिटल वैकेंट। दूसरा वीक फील्ड लिगेंड दैट डज नॉट पेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पेयर ना कर पाए। ये 2 टाइप का था, आपको समझ में आ गया होगा। एक वो है जो पेयर करा देगा, एक वो है जो पेयर नहीं करा सकता है। बस अब बात आती है कौन कौन से ऐसे हैं जो पेयर करा सकते हैं और कौन से जो ऐसे पेयर नहीं करा सकते। हम देखते हैं, तो लिखें on the basis of strength of field of electron, on the basis of strength of field of electron, ligand are divided in 2 types. Ligand are divided in 2 types. Ligand are divided in 2 types. One is strong field ligand. One is strong field ligand. Strong field ligand that are SFL, strong field ligand, and another is weak field ligand. Weak field ligand WFL, weak field ligand। मैं आगे ये यूज करूँगा SFL and weak field। strong field that can pair the valence electron, pair the valence electron. Strong weak field that cannot pair the valence electron, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सकते वो वीक फील्ड है, और जो पेयर कर देंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड। बात ये आती है, हमें कैसे पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड और कौन वीक फील्ड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, डोनर साइट, जिसमें डोनर साइट कार्बन और नाइट्रोजन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। वीक फील्ड जिनमें डोनर साइट, जो डोनेटिंग एटम है जहाँ से लोन पर डोनेट हुआ है वो हेलोजन और ऑक्सीजन है। हेलोजन और क्या है? ऑक्सीजन है। जिनमें हेलोजन या ऑक्सीजन है वो आपका वीक फील्ड लिगेंड है, और जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन है
वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वो क्या आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, देखिए जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, Cn नेगेटिव कार्बोनाइल, Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दैट आर H2, हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। एक ऑक्जिलेट आयन है, ये आप एक्सेप्शन के रूप में याद कर लेना। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करता है। किसका काम करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड का। बाद में मैं बताऊंगा, आप ये एक्सेप्शन ये याद कर लेना, एक्सेप्शन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करता है, ये वीक फील्ड है। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकालना सीखेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लिया क्वेश्चन आया मेरे पास, एक क्वेश्चन आया मेरे पास K4 FeCN6 का, और एक आया था मेरे पास K4 FeCl6 का। डिफाइन द हाइब्रिडाइजेशन। कोई बोले ज्योमेट्री बताइए, तो इतना आसान क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो। आप लिगेंड देख रहे हो नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। आप निकालोगे, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2। Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन में लिखूँ, आर्गन कोई काम का नहीं, VBT है तो वैलेंस को काम में लेके आइए, दैट आर 3d6, मतलब ये है 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका 3d था, ये आपका 4s था, ये आपका 4p है, ये आपका 4d है। अब साइनाइड, व्हेन लिगेंड इज साइनाइड, साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या करेगा? देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा भाई? हमने देखा कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कीजिए, बड़ा आराम से क्वेश्चन करने का तरीका देख लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये D2sp3 जाएगा या sp3d2 जाएगा, या तो अंदर के 2 लेगा या बाहर के 2 लेगा। साइनाइड गया, साइनाइड ने जाके देखा भाई अंदर के 2 चाहिए, हर कोई चाहेगा तो अंदर के 2 ही, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में आना चाहेगा। उसने देखा D के अंदर तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये तो अनपेयर्ड है, क्या पेयर करवा सकता हूँ? हाँ, साइनाइड पेयर करवा सकता, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। कितने खाली करवाने हैं? 2 खाली करवाने पड़ेंगे, क्योंकि D2sp3 2 D चाहिएंगे। तो इसको इसमें पेयर करवा दिया, इसको इसमें करा दिया, करवा देगा? बिल्कुल करवा देगा, बहुत आसानी से करवा देगा, क्योंकि साइनाइड क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो क्या बना देगा? साइनाइड इसका ऐसा बना देगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये खाली है, ये खाली है, और ये भी खाली है। अब बताइए ये बाहर वाले डी में क्यों जाना चाहेगा जब अंदर का डी खाली है? क्या है? अंदर का डी खाली है। कितने डी खाली करवाने पड़ेंगे इसको? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई आपकी? D2sp3। बोलेगा कौन सा डी यूज हुआ, 3D या 4D? बताइए। D2sp3, 3D + 4s + 4p, ये यूज हुआ। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री आपसे पूछ भी लिया जाए तो बहुत आसान है, दैट आर ऑक्टाहेड्रल, दैट आर ऑक्टाहेड्रल। देख लें अच्छे से, बहुत सारे टाइप के केस हैं, इसमें सारे केस में करवाऊंगा। समझ गए? अब दूसरे पे आते हैं, सेकंड वाले पे। (3D) Cl नेगेटिव, व्हेन
लिगेंड इज Cl नेगेटिव, क्लोरीन लिगेंड है। क्लोरीन हैलोजन और ऑक्सीजन डोनर आर वीक फील्ड लिगेंड। ये भी कोशिश तो करेगा अंदर का 2D मिल जाए, ये पहुंचा, हमें 2D चाहिए था अंदर का, जाके देखा वहाँ तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। क्या 2D खाली करवा सकता है? ये नहीं, ये पेयरिंग नहीं करवा सकता। क्या ऑप्शन है इसके पास? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, sp3d2। बाहर का कौन सा लिया? 4s 4p एंड 4d, 4s 4p और 4d। समझे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? अब देखिए आगे एक दो चीज़ और देखते हैं। नेक्स्ट इसे मान लिया K4NiCN6 एंड K4NiCl6। हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। क्या बतानी है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और कैसे होगी ये आपको देखना है। देखें इसके अंदर क्या चीज़ है। सबसे पहली बात तो ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, इसमें भी +2 आएगा और इसमें भी +2 आएगा। निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ लिख रहा हूँ। चलो पूरा लिख लेते हैं। आर्गन 3d8 एंड 4s0, मतलब 3d8 ये है आपका 3d8, 4s 4p 4d। ठीक है, 4s 4d। साइनाइड आया। साइनाइड कैसा है? साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। साइनाइड कैसा है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब साइनाइड ने क्या सोचा? साइनाइड ने सोचा अंदर का डी लूँगा। अंदर का डी के पास गया और बोला भाई अंदर का डी चाहिए, और कितने डी चाहिए ये भी बताना है। भाई 6 हैं तो 2 डी चाहिएंगे ना, D2 होगा। गया, उसने देखा इलेक्ट्रॉन, चलो इलेक्ट्रॉन को तो मैं पेयर करवा दूंगा। पेयर करवा देते हैं। चलो पेयर करवाने के बाद भी कितना हो जाएगा? इसको इसमें पेयर करवा सकते हैं, एक में 3 इलेक्ट्रॉन तो नहीं रख सकता। नहीं, पेयर करवा भी लेगा तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। आपके पास एक ही डी मिल पाएगा आपको, या तो दोनों डी अंदर के हों या दोनों डी बाहर के हों। ऐसा नहीं होगा एक डी अंदर का एक डी बाहर का, नहीं। हाइब्रिडाइजेशन है तो D2sp3 है या sp3d2 है, ये ध्यान रखना। तो क्या करेगा? साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड बट ओनली 1 ऑर्बिटल इज अवेलेबल। एक ही ऑर्बिटल अवेलेबल है। ठीक है, एक ही ऑर्बिटल हो सकता है, मतलब ये अंदर नहीं जा सकता। समझ रहे हो बात? अब मान लिया कोई पैसे छीनने आ जाए, बहुत ताकतवर होगा तो पैसे छीन लेगा, कमज़ोर होगा तो नहीं छीनेगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है। मान लिया मेरे से पैसे छीना तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। चाहे कितना भी ताकतवर आ जाए, कैसे पैसे छीन लेगा जब मेरे पास पैसे होंगे ही नहीं? तो समझ रहे हो? लिगेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, पेयर कर देगा। अरे पेयर करने की जगह तो हो, ऑलरेडी फुली फिल्ड, तो क्या पेयर कर लेगा? इसका पेयर ही नहीं हो सकता। हाइब्रिडाइजेशन मजबूरी में क्या करनी पड़ेगी इसको? sp3d2। क्लोरीन वाले में, अरे भाई क्लोरीन तो खुद ही वीक फील्ड है, उसमें तो sp3d2 आनी ही थी। बात समझ रहे हो? पेयरिंग भी तब चलती है जब पेयरिंग करने के बाद 2 खाली हो सकते हो। समझे? एक और केस करवाता हूँ। मान लिया ऑलरेडी खाली पड़े हो, पेयरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं हो। आप देखो भाई पैसे छीनने हैं, बंदा मान लिया घायल स्टेट में पड़ा हुआ और पैसे उसके आगे रखे हुए हैं, तो आपको पावरफुल या वीक होने की ज़रूरत नहीं, उसके पैसे उठाओ और वहाँ से भाग जाओ। समझ रहे हो? भाई दिक्कत तो तब होगी, पावर और वीक मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड तो तब की जगह हो सकती है। आपकी ताकत दिखाइए। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वो बना लेते हैं और वीक फील्ड वो नहीं बना पाते। अब की बार देखिए जगह हो ही नहीं सकती, वैकेंट है ही नहीं। यहाँ कर भी लोगे तो एक ही वैकेंट करोगे और एक हो नहीं सकता। एक में फ़ायदा क्या आपको? आपको तो 2 चाहिए, तो इसको यहाँ ही जाना पड़ा। देखिए जैसे एग्जाम्पल दूंगा आपको। नेक्स्ट मान लिया K3 K3 Cr CN6 एंड
K3Cr H2O6। यहाँ भी क्रोमियम देखोगे तुम CrH2O6Cl, यहाँ भी क्रोमियम +3 में, यहाँ भी क्रोमियम +3। मैं क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, वैलेंस 4s1 3d5 होता है, ये आ गया आपका, दैट इज 3d3 4s 4p एंड 4d। अब देखिए साइनाइड आया, साइनाइड 6 हैं तो 2 चाहिएंगे जी। साइनाइड आया स्ट्रॉन्ग फील्ड और बोलता हुआ कि 2 चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड की ज़रूरत ही नहीं, खाली पड़े हैं। लो यार, काहे का स्ट्रॉन्ग फील्ड, ज़रूरत ही नहीं है आपको ताकत दिखाने की। स्ट्रॉन्ग फील्ड हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3। H2 आया, बोल रहा कि भाई अपने पास इतनी पावर नहीं है, लेकिन पावर चाहिए तो नहीं है, अरे खाली पड़े हुए हैं तब तो ले लो। हर कोई चाहेगा न्यूक्लियस के पास जाना, तो 3D में जा नहीं, 4D में क्यों जाएगा, खाली पड़ा दो, क्या हो जाएगा sp3d2 sp3d2, गलत लिख दिया है, D2sp3। अब की बार स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगा, अरे जब खाली पड़े हुए हैं तो कोई भी ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड ही बनेगा हमेशा, मतलब हर कोई दुनिया का स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब होता है 2D चाहिए, चाहे अंदर के हों चाहे बाहर के हों, समझ गए। सेम हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर ये बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो क्या चीज़ होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री भी अलग अलग, बड़े इंटरेस्टिंग केस होता है, क्वेश्चन ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे इसीलिए आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैंने एक बनाया K2NiCN4, एक K2NiCl4, एक NiCO4। बोला गया सबकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन बताइए। यहाँ ज्योमेट्री पूछेगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री निकालना भी एक क्वेश्चन है। DSP2 में स्क्वायर प्लेनर, sp3 में टेट्राहेड्रल। पहले ये आए और देखा यहाँ पे निकल +2 में, यहाँ निकल +2 में, यहाँ निकल 0 में। निकल +2 का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखा और लिखने के बाद मेरे को पता चला ये तो 3d8 होता है, 3d8 होता है, ये ऐसा होता है 3d8। 4s0 खाली है, 4p पूरा खाली है, 4d पूरा खाली है। 4 के केस में हर कोई चाहेगा क्या, न्यूक्लियस के पास जाना, 3D में जाना चाहेगा 4s की बजाय। हर कोई चाहेगा कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन DSP2 हो, लेकिन बस की बात तो नहीं है। DSP2 हो, DSP2 का मतलब क्या हुआ, DSP2 होने के लिए कितने D खाली चाहिए, कितने D, 1 गया, साइनाइड आया, साइनाइड ने बताया कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, चलो ठीक है। जगह है क्या, एक खाली हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, एक हो सकता है, सही है, करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा। क्या बना देगा ये इसका ऐसा बना देगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल चेंज कर देगा, 3d8 ये खाली कर देगा, 4s 4p 4d। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ये एक D एक S D2। ज्योमेट्री क्या होगी बताइए, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ जाएगी, ठीक है, समझ गए हो कि नहीं। बस चाहिए कितने, ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 चाहिए थे, 2D, इसलिए हम बोलते थे कि 2D खाली हो सकते हैं या नहीं हो सकते, देख लीजिए। अरे DSP2 में 1 D खाली चाहिए, देखो पहले चाहिए, हाँ सेम केस यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आया था तो हमने आउटर बोला था, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड भी क्यों हो, क्योंकि D8 को आप 4 ऑर्बिटल में पक्का करोगे, करने के बाद पेयरिंग करने के बाद भी 4 ही होंगे, एक ही बचा इधर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो काम का नहीं है, वो बाहर बढ़ा आ जाएगा। हाँ इस बार काम चल जाएगा आपका, चलो ठीक है। ये तो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात। मान लिया Cl आया,
Cl भी बोलेगा भाई DsP2 चाहिए, बोले ठीक है चाहिए तो जा, गया देखा तो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, कैसा हैलोजन, वीक फील्ड, औकात नहीं है इसकी, तो क्या बना लेगा sp3, क्या बना लेगा sp3, क्या ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। देखिए IIT के क्वेश्चन ही है सारे, एक एक चीज़ आपको IIT का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ भाई, जगह हो सकती खाली या नहीं हो सकती, ठीक है। NiCO4, Ni में तो Ni 0 में है, तो उसका मतलब तो ये तो आपका 3d8 है ही, ठीक है, 3d8 4s2 भी है, फोर डी में ऐसा लिख देता हूँ, निकल आया, ठीक है। हमने बोला जस्ट CO को, कार्बोनाइल कार्बन डोनर होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग में भी स्ट्रॉन्गेस्ट में आता है ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बोला कि मेरे को तो D चाहिए, ठीक है भाई, देखते हैं D चाहिए तो D खाली करवाने गया, खाली हो सकता है क्या, हाँ एक ऑर्बिटल अवेलेबल हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ा ये है D ले लिया जाए और ये P नहीं, जैसे ये इसमें जाएगा ये इसमें आएंगे, समझ रहे हो बात को। होगा क्या, ऐसा होगा, कोशिश की उसने, बहुत अच्छी कोशिश की, ये वाले उधर गए, खाली क्या हुआ 4s 4p 4d, आंसर क्या आया, क्या आंसर आया sp3, क्या आंसर आया sp3। कोई बोलता है स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ हमेशा अंदर वाला D आएगा, अरे ज़रूरी नहीं है, जगह तो हो। किसी का मन करे सर यहाँ पे D में डाल देते, चलो डाल देते, मान लिया सर ये वाला ऐसे नहीं जाता, खाली कर देते और को कार्बोनाइल डाल देता, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया, D आ गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या करोगे, ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए S का वैकेंट होना तो ज़रूरी ही है, S तो खाली चाहिए ही चाहिए, बाकी में तो आपका +2 आ जाता था और ये इलेक्ट्रॉन S वाले बाहर निकल जाते थे। इस बार आपने D कर लिया, चलो खाली, फिर क्या कर लो, कुछ भी नहीं कर सकते नहीं, बिना S के तो हाइब्रिडाइजेशन दुनिया में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, या तो DsP2 या sp3, देखो दोनों में S तो आएगा ही आएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें लेके जाओ, ये खाली यहाँ आएगा, समझे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 4 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 और हाइब्रिडाइजेशन आते ही ज्योमेट्री आ जाएगी, इसलिए वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ज्योमेट्री पूछता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ज्योमेट्री क्यों नहीं पूछता, चाहे भाई D2 sp3 हो या sp3 D2, क्या आ जाएगा डायरेक्ट आपका ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। इसलिए अब देखें, बात देखें थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप की चीज़, जो हमने वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात की है नहीं, ये हमने सिर्फ 3D सीरीज के लिए बात की है, 4D और 5D के लिए नहीं करते। 4D और 5D के लिए ऑल 4D एंड 5D 4D एंड 5D मेटल, all ligand act as strong field। उसका मतलब तो और भी आसान क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड भी कहाँ देखना है, 3D के साथ ही देखना है, और वो देखने का आपको तरीका बता दें। 3D में भी आप देखिए, हर जगह देखने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे देखिए बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है फॉर 3D, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो D1 D2 एंड D3, जब तक D1 मतलब एक में इलेक्ट्रॉन 4 वैकेंट पड़े हुए हैं, D2 में 3 वैकेंट पड़े हुए हैं, D3 में 2 वैकेंट पड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को कितने D चाहिए हैं, 2 D चाहिए हैं, 2 तो इन सभी में खाली ही पड़े हैं, तो ऑल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सभी की हाइब्रिडाइजेशन D2 sp3 आएगी। क्यों, अरे भाई जगह खाली ही पड़ी है, लड़ाई ही नहीं हो रही है, जब आपके मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में लड़ाई होगी तो तब देखेंगे कौन ताकतवर है।
इस बार तो ताकतवर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों लड़ेगा वो जब जगह खाली है तो। ठीक है, कोई बोले डी, इसके अंदर भाई D8, D8, D9 एंड D10। D8 को आप पेयर भी करा लोगे, कितने ऑर्बिटल में कराओगे? 4। कितना वैकेंट हुआ? 1। D9 को आप कितने में करा लोगे पेयर? D9 को तो यार 5 के 5 में ही रखना पड़ेगा, 8 तो हो जाएंगे 4 में, 1 इलेक्ट्रॉन 9th में, वो 5th में रहेगा। D10 को पेयर करा लो तो अभी 10 ही रहेगा। कुछ भी कर लो, ऑल एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, यार क्यों लगाना तुम्हें इस पर? क्या आंसर आएगा तुम्हारा यहाँ पे? आंसर sp3d2 ही आएगा। अब मतलब काम का बात कहाँ से कहाँ है? D4 से D7 तक, D4 से D7 तक आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2 sp3 है, वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3d2 है। इसमें भी ज्योमेट्री ओक्टाहेड्रल है और इसमें भी ज्योमेट्री आपकी ओक्टाहेड्रल है। सिर्फ 3D के 4 कॉन्फ़िगरेशन है, D4, D5, D6, D7, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। और ये कोई मैंने बड़ा साइंस लगा के नहीं निकाला है, ना ऐसा कि कोई बुक में लिख रखा हो। अरे खुद सोच के देखो, हर कोई अंदर की तरफ जाना चाह रहा है, न्यूक्लियस की तरफ, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में उसको 2D चाहिए। वो तब लड़ाई करेगा जब उसको 2D नहीं मिल रहे होंगे। D1, D2, D3 में वो लड़ेगा ही नहीं, D8, D9, D10 में वो कुछ कर नहीं सकता, D4 से D7 में दिक्कत करेगा। और ये आ गया, बस ये निचोड़ है पूरे चैप्टर की, VBT का। ये चीज़ आपको समझ के ही आएगी, क्वेश्चन करोगे तो ही आ जाएगी, मेरे लिखने से भी नहीं। और ये NCERT में भी नहीं लिखी है, लेकिन इसका मीनिंग यही है जो NCERT ने लिखा वहीं से ये आता है। ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का बनाता हूँ मैं। किसका बनाता हूँ? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। IIT का एक क्वेश्चन है ये आपका, जितना आज आसान टॉपिक आपको इनऑर्गेनिक का लग रहा होगा, ये एक क्वेश्चन है सीधा सीधा। देखिए इसी के अंदर बताओ आगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और 3D एलिमेंट है, 3D मेटल के साथ। बात ध्यान रखना, 4D 5D के साथ तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग है आपका, ज़रूरत ही नहीं है आपको वीक फील्ड, सब कुछ क्या आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको सोचना भी नहीं है उसके अंदर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और 3D मेटल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कौन सी मेटल है? 3D मेटल है। तो देखिए आप D1 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या क्या है बड़ा, Dsp2 या sp3, एक ही D चाहिए इसको। हर कोई चाहेगा तो अंदर जाना। जब मान लिया D में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 4 खाली पड़े हुए, क्यों लड़ेगा? कोई भी आ जाए बोलेगा हाँ आ जाओ। D2 को कोई दिक्कत नहीं है, D3 को कोई दिक्कत नहीं है, D4 को भी कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी के केस में आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ऑल लिगेंड हाइब्रिडाइजेशन क्या दिखाएंगे? DsP2। ज्योमेट्री आपका स्क्वायर प्लेनर। S.P का मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, स्क्वायर प्लेनर। लिख लेना, बाद में पूछेंगे डाउट। मान लिया D9 है या D10 है, D9 या D10 है, ठीक है। D9 को कितने में पेयर करोगे? D9 तो पेयर हो ही नहीं सकता, नहीं 5 के 5 में है, D10 भी 5 के 5 में आएगा। ऑल लिगेंड आर sp3 एंड टेट्राहेड्रल। बचता कहाँ पे है? D5 से लेके आपका D5 से लेके कितने तक? D8 तक। D8 तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपका DsP2 विद स्क्वायर प्लेनर। वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3 विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 3D मेटल के साथ। बाकी में तो हर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कोई बोलता है यही 4D की मेटल होती और D5 होता, तो आप आंसर डायरेक्ट ये देते। क्यों? अरे भाई D5 है नहीं, वहाँ तो वीक फील्ड भी, वीक फील्ड ऑल्सो एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्यों? ये 3D में ही दिक्कत आती है। और कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, कैसे आएगी, आप समझ गए। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम CFT शुरू करेंगे। ये 3 वीडियो का और बच गया।